हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका चैप्टर होने वाला है 11वां। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? तो लौट कर आऊँगा फिर। इसके कवि कौन है? तो कवि का नाम है जीवनानंदन दास। क्या नाम है? जीवनानंदन दास। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले कवि परिचय के बारे में समझना है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन निकले हैं। उसके बाद पूरा कविता जो है आपको मस्त समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा। ये जो है एक मातृभूमि के प्रति जो है ना कविता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको कवि के बारे में हम बताते हैं। बोल रहा है कि बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंदन दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतलब बंगाल में जो है ना सबसे ज़्यादा चर्चित कोई कवि थे तो वो कौन थे? जीवनानंदन दास जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि रविंद्रनाथ के बाद बंगाल साहित्य में आधुनिक काव्य दोलन को जिन लोगों ने योग नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंदन दास हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सम्मान किनके बाद? तो उनके नेतृत्व में, किनके? काव्य आंदोलन के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को मिला है तो वो जीवनानंदन दास जी थे। ठीक है, और जीवनानंदन दास जी को जो है क्या मिला है? तो मौलिक कवि कहा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस कवि को मौलिक कवि कहा गया है? तो याद रखिएगा जीवनानंदन दास को। आगे है कि इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। यानी जितने भी कवि उस समय के थे, उन सभी के बीच में सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव डालता था इन कविता के जब पढ़ते के साथ साथ जो है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई कविता था तो वो था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदवाद। मतलब उनके जैसा कविता कोई लिख ही नहीं पाता था। नहीं, अभी जिस तरह से होता है पढ़ाई में जो है ना, आपको भी लग रहा होगा नहीं भाई इनके जैसा जो है ना, पढ़ाता तो सब है लेकिन इनके जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता है। उसी प्रकार से उस समय कविता लिखते थे बहुत कवि, लेकिन इनके जैसा कवि कोई भी कवि जो है कविता नहीं लिख पाते थे। ठीक है, आगे है कि स्वच्छंदवाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थ भूमि तलाश करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। मतलब जो पंक्ति या जो विषय के बारे में रविंद्रनाथ सोच कर लिखते थे, उसके बारे में बाद में कोई कवि सोच पाता था। ठीक है, तो इसलिए उनसे जब हटकर, आपको भी पता है कि जब कोई भी चीज़ पढ़ाया तो बहुत सारा गया है। ठीक है, हर एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जब उनसे अलग हटकर आपको किसी कविता के बारे में बताया जाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। नहीं, पूरा पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, बात बात तक कुछ नहीं है, आप भी चला कर आराम से घूम जाओ, उधर बात खत्म चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से जब कविता की दौर चल रही थी तो उस समय कविता से अलग हटकर जब तक कविता नहीं आएगा तब तक कोई भी फेमस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आगे है कि इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंदन दास की रही। मतलब इसमें सोचने की क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आगे के लिए सोचा था किसने? तो जीवनानंदन दास जी ने सोचा था। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचान कर और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। यानी जिस बंगाल की भूमि में वो रहते थे उसी में रच बस कर और उसकी जड़ों को पहचान कर अपनी कविता में उसको क्या किए? एक नया स्वर के रूप में प्रस्तुत किए। आगे है कि सिर्फ बच हाँ प्रस्तुत किए। आगे है कि सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंदन दास जी का निधन हो गया, एक मार्मिक दुर्घटना में हुआ। यानी जब ये मात्र 55 साल के थे तभी जो है इनकी एक दुर्घटना में क्या हो गई? मौत हो गई। ठीक है, कब? तो सन 1954 ईस्वी में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। मतलब उस समय जो है ना, इनके मात्र 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। देखो अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपके पास तुरंत चला जा रहा है, किसके द्वारा? सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, लेकिन जिस समय ये कविता लिखते थे ना, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है, उसको लिखना पड़ता था, छपवाना पड़ता था, तब उसको आगे जाके पब्लिक करना पड़ता था, सभी जगह पहुंचाना पड़ता था। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। तो कवि के पास लिखा हुआ बहुत सारा था लेकिन उसे पब्लिक होने में टाइम लगता था। ठीक है, अभी तो सोशल मीडिया के जैसा है नहीं ना कि हम आराम से आए, चलो आज फेसबुक पे डाल देते हैं, उधर इंस्टा पे डाल देते हैं, इधर यूट्यूब पर डाल देते हैं, इस पे वो डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो सकता है कोई भी इंसान अगर सही से किया जाए तब। ठीक है, तो उसी प्रकार से इनके जब 55 साल के थे तो मात्र जो है इनका मात्र 6 जो है काव्य संकलन क्या हुआ था? प्रकाशित हो चुका था। आगे है कि झारपालक, धूस पांडुलिपि, वर्णलता सेन, महापृथ्वी और सातटी तारा तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, ये सब जो है इनका क्या हो गया था? प्रकाशित हो चुका था। आगे है कि उनके अन्य काव्य संकलन
रूपसी बंगाल, बेला अलबेला कालबेला, मन भगिमा या बी हंगमा और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुआ है। यानी अभी हमने जितना पढ़ा वो सब जो है ना इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित किया गया है। आगे है कि उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानी और 13 उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। बताइए, मरने के बाद बेचारा का 100 क्या कहानी जो है, मरने के बाद 100 कहानी और 13 उपन्यास क्या हो गया था, प्रकाशित हुआ था। समझिए उन्होंने कितना लिख कर रखा था। ठीक है, आगे है कि वर्णलता सेन काव्य ग्रंथ की वर्णलता सेन शीर्षक कविता के प्रबंध आलोचना द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। यानी जिस समय रविंद्र युग चल रहा था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का युग चल रहा था, उसी समय में इनका जो एक कविता था जिसका नाम क्या था, वर्णलता सेन, उसका शीर्षक था। तो उसका जो है चल रहा था, तो उस समय श्रेष्ठतम संज्ञा दी गई थी किसकी, वर्णलता सेन को जो है, किससे, तो रविंद्रनाथ से भी ज़्यादा सुंदर या अच्छा संज्ञा दी गई थी। आगे है कि वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल वंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वर्णलता सेन को सन 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सन के कब, 1952 ईस्वी में वर्णलता सेन पर इन्हें क्या दिया गया था, तो पुरस्कार दिया गया था। ये था कवि के बारे में। ठीक है, अब जो पंक्ति पढ़ने वाले हैं वो सीधा सीधा आपके कविता से रिलेट करने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है, बोल रहा है कि यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यानी ये जो कविता लिखते थे वो बंगाल की भाषा में लिखते थे। ठीक है, उसे हिंदी में किन्होंने रूपांतरित किया है, तो प्रयाग शुक्ल ने। किन्होंने किया, प्रयाग शुक्ल ने। आगे है कि यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहु प्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपना मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। यानी उनको अपनी धरती से, ठीक है, अपनी बंगाल की धरती से जो प्रेम हुआ है उसके बारे में इस कविता में कवि बताते हैं। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भागिमा के रूप में सामने आई है। ठीक है, मतलब ये मरने के बाद भी चाहते हैं कि हम फिर से जो है ना इसी बंगाल की भूमि में क्या करें, आएँ। ठीक है, और बंगाल की भूमि में देखो क्या क्या बनकर आने की संभावना व्यक्त करते हैं। बड़ी गजब कवि है। ठीक है, क्योंकि मस्त कविता है। आप कविता की पंक्ति सुनिए और आपको, ठीक है, मज़ा आने वाला है। देखिए क्या है, बोल रहा है कि खेत हैं जहाँ धान की बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। ठीक है, बोल रहे हैं कि जहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर होता है कोई खेती तो वो धान की खेती होती है। किसकी होती है, धान की खेती होती है। इसलिए बोल रहे हैं कभी कि खेत हैं जहाँ धान की बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा लौट कर, मतलब जहाँ पर धान की बड़ी बड़ी फसलें हैं, बगल में क्या बह रही है, नदी बह रही है, वहीं पर हम जो है ना फिर से लौट कर आऊँगा। एक दिन बंगाल में नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल। मतलब बोल रहे हैं कि एक दिन फिर से मैं बंगाल में लौट कर आऊँगा। ठीक है, हो सकता है कि अगले जन्म में मैं मनुष्य नहीं हूँ, हो सकता है मैं क्या रहूँ, एक अबाबिल रहूँ। अबाबिल का मतलब होता है एक छोटी सी काली चिड़िया जो घर के आसपास घूमती नजर आती है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि उस अगले जन्म में जो है ना हो सकता है मैं मनुष्य नहीं रहूँ। ठीक है, हो सकता है मैं क्या रहूँ, एक छोटी सी चिड़िया के रूप में आऊँ। आगे है कि या फिर कौवा उस भोर का फूटेगी नई धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंगा आऊँगा एक दिन। बोल रहे हैं आप देखना मैं मनुष्य नहीं रहूँगा तो आप देखना एक अबाबिल पक्षी के रूप में मैं आऊँगा। अगर उस पक्षी के रूप में नहीं आया तो देखना कहीं ना कहीं जब फिर कौवा के रूप में आऊँगा जो भोर की फूटेगी नई धान की फसल पर और कुहरे के पालन से कटहल की छाया तक भरता पेंगा। यानी आप जब किसी पक्षी को उड़ता देखोगे ना तो पक्षी अगर उड़ रहा है ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे उड़ेगा तो यहाँ से उड़ के वहाँ चला जाता है, वहाँ से उड़ कर वहाँ चल जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या चीज़, पेंगा भरना। तो कभी बोलते हैं कि वही देखना जब धान की फसल फूटेगा ना और कटहल का फल जब आएगा तो उसी के नीचे कहीं ना कहीं मैं भी पेंगता या रेंगता हुआ क्या करूँगा, आऊँगा। ठीक है, भरता पेंगा आऊँगा एक दिन। ठीक है, देखो सबसे पहले कवि ने क्या कहा कि मैं अगर मनुष्य नहीं रहा ना तो देख लेना मैं अबाबिल यानी एक पक्षी के रूप में आऊँगा। अगर उसमें नहीं आपको दिखूंगा तो आप क्या देखना, हमें एक
कौवा के रूप में देखना। अब देखो आगे बोलेंगे कि बनकर शायद हंस। अब देखो क्या बनने की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये गजब है नहीं। अब जो है बोल रहे हैं कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। अब बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि मैं क्या चीज़, एक हंस बनकर भी आऊँगा। और जो हंस किशोरी यानी लड़कियां लोग जो होती है ना, वो पक्षी को बहुत अच्छा से पालती थी पहले, ठीक है। और उस समय जो पालता था ना, वो उसके पैर में क्या कर देता था, घुंघरू बांध देता था। और बोलते हैं कि बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। और किशोरी का हंस बनेंगे तो लाल पैरों में क्या करना पड़ेगा, घुंघरू तो बांधना ही पड़ेगा। आगे बोलते हैं कि तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, जहाँ गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, ठीक है। मतलब पूरे दिन बोलना है कि हम जो है ना क्या चीज़, एक किशोरी का हंस बनकर और घुंघरू लाल पैरों में बांधकर और तैरता रहूंगा पूरा मस्त पूरे दिन पानी में, ठीक है, जहाँ पर क्या होगी, घास की गंध आएगी। आगे है कि आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। बोल रहे हैं आऊँगा मैं, जब हमें नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। यानी जब पानी बहती है तो देखोगे उसके लहरें से जो है ना, बगल का तट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धुलता रहता है। उसी प्रकार से कवि भी बोल रहे हैं कि जिसे नदी धोती रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर, ठीक है। ये भी हो सकता है, ऐसा भी होगा तो मैं आऊँगा। आगे है कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। यानी बोल रहे हैं कि जब शाम के समय में जो है ना सब पक्षियां अपने अपने घर जाती है, तो देख लेना उसी के बीच में जो है मैं उल्लू के रूप में भी हो सकता हूँ। या शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, यानी कपास के उल्लू जो है ना ज़्यादातर किस पेड़ पर रहता है, तो कपास के पेड़ पर रहता है। इसलिए कभी बोल रहे हैं कि हो सकता है आप देखना मुझे कपास के पेड़ पर भी मैं आपको नजर आऊँगा। घसीली जमीन पर फेंकेंगे मुट्ठी 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 भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। यानी जब पक्षी को खाना दिया जाता है ना, तो चावल को उबाल लिया जाता है, ठीक है, और मुट्ठी से भर भर कर फेंका जाता है ताकि पक्षियाँ वहाँ पर क्या करें, बैठकर खा सके। आगे है कि देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव में। या आप देख लेना रूपसा, यानी यहाँ पर जो है ना एक विशेष प्रकार की नदी है। रूपसा क्या है, बंगाल की एक विशेष प्रकार की नदी है। उसी में बोल रहे हैं कि एक लड़का जो उड़ते फटे पाल की नाव, यानी वहाँ पर जो है ना वो पाल की नाव में भी हो सकते हैं। आगे है कि लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरा में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। मतलब जब शाम के समय रंगीन बादलों के बीच में सारस नाम की एक पक्षी होती है जो लौट रहा होगा, तो आप देख लेना उसी में कहीं ना कहीं मैं भी क्या होऊंगा, नज़र आपको आऊँगा। देखना तुम क्या चीज़, देखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी कविता में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, तो आपको हम शुरू से बता देते हैं। पहले उन्होंने अबाबिल का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर मैं मनुष्य नहीं रहा तो क्या बनूंगा, अबाबिल बनूंगा। उसके बाद मैं कौवा बन सकता हूँ, उसके बाद मैं हंस बन सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या बन सकते हैं ये, हाँ, उसके बाद जो है हवा में उड़ते हुए उल्लू बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कई पक्षियाँ बन सकती है, और रूपसे में नदी के किनारे मिलेंगे ये, रंगीन बादलों के बीच ये सारस के रूप में हो सकते हैं, और अंधेरा में होऊंगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे अगले जन्म में जो है ना बहुत सारी चीज़ ये बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो है जो भी चीज़ लिखा गया है, ठीक है, जो भी चीज़ लिखा गया है मतलब होना चाहिए कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि मातृभूमि के प्रति प्रेम किनके द्वारा दर्शाया गया है। यानी आपको पता है कि मातृभूमि के प्रति प्रेम जो है कवि कौन, जीवनानंद दास ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कवि जीवनानंद दास, ठीक है। तो आइए इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको पता है कि इनका जन्म जो है 1800 का कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। कब हुआ था, 1899 ईस्वी में। किनका जन्म, कवि जीवनानंद दास की जन्म। आगे है कि मौलिक कवि किन्हें कहा गया है। तो आपको पता है कि मौलिक कवि किन्हें कहा गया है, जीवनानंद दास जी को कहा गया है। अगला है कि इनका निधन कितने वर्ष में हुआ था। तो आपको पता है कि मात्र 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, और सन 1954 ईस्वी में ही इनका क्या हुआ था,
निधन हुआ था। ठीक है, 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र कितने वर्ष के थे? तो मात्र 55 वर्ष के थे। ठीक है, आगे है कि मृत्यु के पहले इनके कितने काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके थे? तो मृत्यु के पहले मात्र आपको पता है कि 6 काव्य संकलन इनके क्या हो गए थे? प्रकाशित हो चुके थे। अगला है कि निधन के बाद इनके कितने कहानी प्रकाशित हुए? तो आपको पता है कि कितना? लगभग 100। इनके निधन के बाद इनके जो है 100 कहानी जो है क्या किया गया? प्रकाशित किया गया था। आगे है कि किस श्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार दिया गया है? किसे श्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता है यह है वनलता सेन है ना, हाँ, वनलता सेन को दिया गया है। और कब दिया गया है? तो सन 1952 ईस्वी में इसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है कि इस कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो प्रयाग शुक्ल। आगे क्वेश्चन है कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। पहला अबाबिल, दूसरा कौवा, तीसरा हंस, उल्लू, ठीक है, सारस इत्यादि। मतलब और जो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको फिलहाल में इतना ही याद रखना है। कितना याद करोगे? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका ये चैप्टर जो है क्या हो गया? पूरा ख़त्म हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से हमने जहाँ से कविता बताया है फिर से एक बार देख लीजिए और आपका क्वेश्चन तो एक भी भाई छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर इसको बनाया अब तुरंत बाद इसका जो है जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जैसे ही ख़त्म हुआ तो सारा का सारा आपको सब्जेक्टिव भी क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।